हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का रिवीजन, जिसकी क्लास नंबर ये सेकंड होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है तो पहली क्लास जाकर के देख लें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, पिछली वीडियो से नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे भारत के भौगोलिक स्वरूप की। तो देखिए, भारत के जो कुल क्षेत्रफल है उस पे उसके 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं। उच्च पर्वत श्रेणियां किनको कहते हैं कि जिनकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो 2135 मीटर है या इससे अधिक है। और अगर बात करें 305 मीटर से 2135 मीटर तक की, तो उनको पहाड़ियाँ कहा जाता है। और जिनका जो कुल क्षेत्रफल है वो कुल क्षेत्रफल का 18.6 भूभाग पर है। और 43% जो भूभाग है उस पर विस्तृत मैदान है। यानी अगर हम बात करें तो भारत में तीन तरह की आकृति आप लोगों को मिलेंगी। एक तो प्रायद्वीपीय यानी पठार, एक तो मैदान होंगे, एक पठार होंगे और एक पर्वत श्रृंखलाएं होंगी। अब देख लेते हैं कि भौतिक संरचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत को कुल 5 भागों में बांटा गया है। कुछ भूवैज्ञानिक इसे 4 भागों में भी बांटते हैं, जिनमें पहला है उत्तरी पर्वतीय मैदान यानी उत्तर का पर्वतीय मैदान, फिर उत्तर के विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्र तटीय मैदान। यानी पहली संरचना वे हैं जिन पर पर्वत आते हैं, और दूसरे हैं जिनो विशाल मैदान है यानी पर्वत से ठीक नीचे का भाग। एक प्रायद्वीपीय पठार है यानी समुद्र के किनारे वाला जो पठार है, समतल भाग है। एक समुद्र तटीय मैदान है यानी समुद्र के किनारे वाला जो मैदान है उसको समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। चौथे नंबर का मरुस्थलीय प्रदेश हो जाता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तर का जो पर्वतीय मैदान है, उत्तर का पर्वतीय भाग, उसको हम देखते हैं। तो देखिए, उत्तर का जो पर्वतीय मैदान है वो लगभग दो पर्वतीय मैदान जो है उसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट हिमालय की जो श्रेणियां हैं और दूसरा भाग जो है आपका वो है पूर्वोत्तर की श्रेणियां। पूर्वोत्तर की श्रेणियां असम में ब्रह्मपुत्र यानी दिहांग नदी तक जो फैला हुआ है, और सिंधु से और दिहांग नदी के बीच में जो है वो तो है हिमालय, और उससे इधर जो पड़ेगा आपका ये पूर्वोत्तर की श्रेणियां पड़ेंगी। तो देखिए, भूवैज्ञानिकों का मानना ये है कि जहाँ आज हिमालय पर्वत श्रृंखला है वहाँ पहले एक सागर होता था जिसका नाम तैतीस सागर था। और इस सागर के स्थान पर जो हिमालय की उत्पत्ति हुई वो टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से हुई। यानी उसका जो सिद्धांत है वो प्लेट विवर्तनिका है, यानी टेक्टोनिक प्लेट यानी प्लेट के आपस में टकराने से। उससे क्या हुआ कि हिमालय की पर्वत श्रेणियां जो हैं प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल हुई। उत्तल का मतलब किनारों पर से मोटी, किनारों पर से पतली और बीच में से मोटी हो गई, यानी ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं बनी। और तिब्बत की ओर क्या हुई, अवतल यानी ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं हो जी। वहाँ ऐसी थी प्रायद्वीपीय पठार में और यहाँ पर ऐसी हो जाती हैं। तो देखिए, हिमालय का जो विभाजन होता है वो आप लोग समझिए कैसे होता है कि सबसे पहले सिंधु नदी पड़ती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी पड़ती है। उसके बाद आपकी पड़ेगी सतलज नदी। कौन सी पड़ी नदी? सतलज पड़ी। और सतलज के बाद आपकी नदी पड़ेगी काली, और काली के बाद पड़ेगी तीस्ता। तीस्ता के बाद पड़ेगी तीस्ता के बाद पड़ती है आपकी दिहांग। दिहांग जिसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो देखिए, अगर मैं पूर्व से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रहा हूँ तो इसका क्या विभाजन होगा? सबसे पहला जो ये भाग होता है जो सिंधु नदी से और सतलज नदी के बीच में है, इस भाग को बोलते हैं पंजाब हिमालय। और ये इसका विस्तार 560 किलोमीटर में है। और सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में है पंजाब हिमालय। ये पंजाब हिमालय हुआ। क्लियर है? इसी हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय भी इसको कहा जाता है। दूसरा अगर मैं बात करूं सतलज से काली के बीच में जो होता है ये होता है आपका कुमायूं।
ये होता है कुमायूं हिमालय, इसको कहा जाता है। नेक्स्ट बात करूं सतलज से और काली हुआ तो कुमायूं, और काली से तीस्ता तक नेपाल हिमालय होता है, यहाँ इसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। और जबकि जो तीस्ता से दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र तक है तो इसको असम हिमालय कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? असम हिमालय कहा जाता है। क्लियर है? ये एक डायग्राम से मैंने आपको समझा दिया। अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। पंजाब हिमालय 560 में है, सिंधु और सतलज के बीच में। कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर में फैला है और जो सतलज से काली नदी के मध्य है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर फैला हुआ है और इसका विस्तार जो है काली से तीस्ता नदी के बीच में है। जबकि असम हिमालय जो 720 किलोमीटर तक इसका विस्तार है, जिसका विस्तार जो है वो किन दो नदियों के बीच में है? वो तीस्ता और दिहांग के बीच में है। अब देखिए, अगर मैं बात कर, अभी मैंने बांटा इधर से इधर, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। अब मैं इसको बांटता हूँ उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी ऊपर से नीचे अगर मैं बांटूं तो हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है। तो सबसे ऊंचा जो भाग है, सबसे उत्तर की ओर जो भाग है, ये भाग, इस भाग को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। इस भाग को क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय। ये भाग है ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय जो है, इसमें कौन कौन सी चोटियाँ आती हैं ये इम्पोर्टेंट है। काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, और ये पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और जो हमारी K2 है, गॉडविन ऑस्ट्रिच, जिसकी ऊंचाई जो है कितनी है? 8611 मीटर है। ये काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है और ये भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगर हमसे क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 या गॉडविन ऑस्ट्रिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। और अगर हमसे क्वेश्चन ये आए कि भारत की वर्तमान में, यानी जो भारत के अधिकार क्षेत्र में आती है, वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम कंचनजंगा, सिक्किम वाली जो है वो लिखने वाले हैं। ठीक है। अब बात करें दूसरे की, तो वो है हिमाद्री या सर्वोच्च या वृद्ध हिमालय, जिसको कहा जाता है। इसके 3 नाम हैं, या तो हिमाद्री या सर्वोच्च या वृद्ध हिमालय। सर्वोच्च इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और इसकी जो, अगर मैं औसत ऊंचाई की बात करूं, हालांकि सबसे ऊंची जो है भारत की K2 वो ट्रांस हिमालय में आती है, परंतु औसत ऊंचाई की अगर बात करी जाए तो हिमाद्री सबसे ऊंची है और विश्व में सबसे ऊंची चोटी जो है वो इसी पर्वत श्रृंखला का भाग है, इसी चोटी का भाग है। एवरेस्ट जो है किस चोटी के अंतर्गत आती है? ये आती है हमारी हिमाद्री, यानी वृहत हिमालय के का भाग है ये। इसके साथ बात करें प्रमुख श्रृंखला कंचनजंगा, जैसे कि मैंने बात करी, वर्तमान में भारत के कंट्रोल में जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कंचनजंगा, इसी का भाग है। नंगा पर्वत इसी का भाग है, तो नंदा देवी इसी का पर्वत, इसी का भाग है। नामचा बरवा इसी का भाग है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और कई बार आपको ये पूछ सकता है कि जो वृहत हिमालय है वो लघु हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है, तो आप याद रखिए सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट बात करें तो थर्ड में हिमाचल श्रेणी या लघु या मध्य हिमालय इसका नाम है। तो पहला भाग कौन सा? ट्रांस हिमालय है, दूसरा हिमाद्री हुआ और तीसरा जो है मध्य हिमालय या लघु हिमालय जिसको कहा जाता है। इसकी जो इम्पोर्टेंट श्रेणियां हैं वो पीर पांजाल आपका, धौलाधार है, मसूरी है, नागटीबा है और महाभारत श्रेणी है। इसमें महाभारत श्रेणी कई बार क्वेश्चंस में आया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, वृद्ध और लघु हिमालय के मध्य, जो वृद्ध हिमालय है और लघु हिमालय है उसके बीच में कौन कौन सी घाटी पड़ती है? कश्मीर आता है, लाहौल स्पीति आता है, कुल्लू कांगड़ा है, ये घाटियाँ हैं। यानी अगर ये क्या है, हमारा वृहत हिमालय है और ये हमारा लघु हिमालय, तो इसके बीच में ये घाटियाँ पड़ती हैं, जिन्हें कश्मीर घाटी और आपका लाहौल स्पीति, कुल्लू कांगड़ा घाटियाँ आदि मिलती हैं। और यहाँ पर कई प्रकार के क्या मिलते हैं? चरागाह मिलते हैं। ये अल्पाइन चरागाह होते हैं, जिन्हें कश्मीर घाटी में किस नाम से जाना जाता है? मर्ग के नाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड में उन्हें बुग्याल या
पयार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि कहाँ का हिस्सा हैं? ये सब लघु हिमालय या मध्य हिमालय का भाग है। अब बात करें कि लघु हिमालय और शिवलिक को कौन अलग अलग करता है, तो लघु हिमालय और शिवलिक के बीच की जो बाउंड्री है वो क्या कहलाती है? वो मेन बाउंड्री फॉल्ट कहलाता है। मेन बाउंड्री फॉल्ट किस किस को अलग करती है? ये करती है आपकी शिवालिक और लघु हिमालय को। और जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, सेंट्रल थ्रस्ट किसको अलग अलग करती है? ये वृत्त हिमालय और लघु हिमालय को अलग करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं या निम्न या बाह्य हिमालय जिसको हम कहते हैं, तो देखिए एक तो आपको ये इम्पोर्टेंट रखना है, याद रखना है कि ये हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। तो शिवालिक की जो श्रृंखलाएं हैं वो हिमालय के सबसे नया भाग है। और शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में कई घाटियां हैं जिन्हें काठमांडू घाटियां या जितने भी दून हैं या द्वार हैं, जैसे देहरादून हुआ, हरिद्वार हुआ, ये सब कितने हैं? ये सब इसी के अंतर्गत आती हैं, इसी घाटी के अंतर्गत आती हैं। क्लियर है? अब एक बात आपको और याद रखनी है कि जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर हैं? वो राजस्थान में हैं और ये सबसे पुराने चट्टानों से बनी हुई हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पुरानी चट्टानों से बनी जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन सी हैं? वो अरावली की पहाड़ियाँ हैं। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 है। और ये कहाँ है? इसकी चोटी माउंट आबू पर है। एक बात और याद रखनी है कि अरावली के दक्षिण में तो माही नदी और लूनी नदी बहती हैं, और लूनी नदी कच्छ जो है गुजरात वाला वहाँ तक जाती है, उसके बाद गायब हो जाती है। और इसके पूर्व में बानस नदी है। वैसी नदी जो जमीन में लुप्त हो जाती है उसको क्या कहा जाता है? रिवर ऑफ एफेमेरल कहा जाता है। तो लूनी नदी क्या है? रिवर ऑफ एफेमेरल है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हम पठारों की बात कर लेते हैं। तो पठार कुछ आपको इम्पोर्टेंट याद रखने हैं। मालवा का पठार ये कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और ये किससे बना हुआ है? ये ज्वालामुखी या चट्टानों से बना हुआ है। और इनसे कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? चंबल और बेतवा नदी निकलती हैं। नेक्स्ट जो पठार आपको याद रखना है वो विंध्याचल का पठार याद रखना है। इसका विस्तार 2 राज्यों में है, जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं, और ये परतदार चट्टानों का बना हुआ है। और एक आपको इम्पोर्टेंट रखना है कि ऐसी कौन सी पर्वतमाला है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? ये वाली पर्वतमाला जो है इसको कहते हैं विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी? विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। एक पठार मैकाल का पठार याद रखना है आपको। मैकाल का पठार का विस्तार छत्तीसगढ़ में है और इसकी जो सर्वोच्च शिखर है वो अमरकंटक है, और ये एक ब्लॉक पर्वत है। सबसे पहला जो मालवा का पठार था ये जो है क्या था? चट्टानों से बना हुआ था, ज्वालामुखीय चट्टानों से। दूसरा परतदार चट्टानों से मिलकर बना था। और तीसरा जो है एक ब्लॉक पर्वत है, और इसके पश्चिम की ओर से तो नर्मदा नदी जाती है, और उत्तर की ओर से, यानी 3 तरफ से इसकी नदी लगती है, नदी जाती है। पश्चिम में नर्मदा, उत्तर से सोन और दक्षिण से महानदी जाती है। एक और पठार याद रखना है आपको, छोटा नागपुर या रांची का पठार जिसको कहा जाता है। ये संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर जो है उसे भारत का रूर कहा जाता है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर खनिज संसाधन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इस कारण इसे भारत का रूर कहा जाता है। और कुछ इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ हम याद कर लेते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में हैं। और ये किससे बनी हुई हैं? ये ज्वालामुखीय चट्टान से मिलकर बनी होती हैं। और इनकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो आप लोगों को याद रखनी है, 1350 मीटर है, जिसका नाम धूपगढ़ी है, और जो कहाँ स्थित है? महादेव पर्वत पर स्थित है। और ताप्ती नदी यहीं से निकलती है। कहाँ से? महादेव पर्वत पर धूपगढ़ी से ही ताप्ती निकलती है। पश्चिमी घाट एक आपको और याद रखना है। पश्चिमी घाट यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कहाँ तक? कुमारी अंतरीप तक कितने किलोमीटर में है? 1600 किलोमीटर में पहला है। पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक है? ताप्ती नदी के मुहाने से कुमारी अंतरीप तक है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर है। और पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश
में गिर की पहाड़ियाँ मिलती हैं। यानी पश्चिमी घाट जो है उसके बिल्कुल उत्तर में आप लोग पश्चिमी घाट ऐसे देखेंगे। यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये पश्चिमी घाट है, ये दक्षिण भारत का हुआ, तो ये पश्चिमी घाट अगर है तो ये इसका जो उत्तर भाग है, बिल्कुल उत्तर भाग, ये सौराष्ट्र में मिलते हैं, जहाँ पर सौराष्ट्र का गिर है। गिर किस लिए फेमस है? एशियाई शेर जो हैं जितने भी जीवित हैं अभी गिर में ही है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हुआ। और एक और याद कर लेते हैं, पश्चिमी घाट पर कौन कौन से दर्रे हैं। तो पश्चिमी घाट पर दर्रे और वो किस चीज़ को जोड़ते हैं वो आ जाता है। पश्चिमी घाट का एक तो थालघाट दर्रा याद रखना है आपको, जिसकी ऊंचाई 580 मीटर है और ये नासिक को मुंबई के से जोड़ता है। भोर घाट कहाँ है? भोर घाट जो है मुंबई और पुणे के बीच में है, यानी मुंबई और पुणे को जोड़ता है, जिसकी ऊंचाई 520 मीटर है। पाल घाट दर्रा जिसकी ऊंचाई 530 मीटर है, ये कोयम्बटूर को किससे जोड़ता है? कोचीन से। एक सिनकोट दर्रा जिसकी ऊंचाई 280 मीटर है, ये त्रिवेंद्रम से मदुरै को जोड़ता है। तो 4 दर्रे पश्चिमी घाट के आपको याद रखने हैं, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सिनकोट। थालघाट नासिक मुंबई को, भोरघाट मुंबई पुणे को, और पालघाट कोयम्बटूर कोचीन को, और सिनकोट जो है त्रिवेंद्र मदुरै को जोड़ता है। दक्कन का पठार जान लेते हैं कहाँ पर है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में स्थित है और ये बेसाल्ट चट्टानों का मिला हुआ बना हुआ है और ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसी कारण से यहाँ पर कपास वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। और इसका जो ठीक पश्चिमी हिस्सा है, बिल्कुल इधर वाला हिस्सा, यहाँ पर सियाद्री की पहाड़ियाँ हैं और सिराद्री की सबसे ऊंची चोटी है कालसू बाई। और एक और इम्पोर्टेंट है सियाद्री की जो प्रमुख चोटी महाबालेश्वर, जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है और जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। अगर आध्यात्म आधार पर कहा जाए तो दक्षिण भारत की गंगा भी इसको कहा जाता है। इस पठार के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? विदर्भ कहा जाता है। एक और पठार देख लेते हैं, धारवाड़ का पठार, जो कर्नाटक में स्थित है और ये परिवर्तित चट्टानों का बना हुआ है। और इसके पश्चिम भाग में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं। क्लियर है? एक पहाड़ी आपको याद रखनी है, नीलगिरी की पहाड़ी। ये बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यह एक ब्लॉक पर्वत है और यह मुख्यतः किससे बनी हुई है? चारनोकाइट पठार से बनी हुई है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको याद रखनी है, डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 2637 मीटर है और जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अन्नामुडी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट है। अभी मैंने घाट बताए थे आपको, बोहरघाट, पालघाट। तो पालघाट जो है पश्चिमी और पूर्वी घाट, जहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं, पालघाट, उस क्षेत्र को कहा जाता है। और यानी अगर बात करें हम कि कौन से घाट पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, तो पालघाट पर मिलते हैं। और अगर पहाड़ियों की बात करें तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं पालघाट पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती हैं। और अब बात कर लेते हैं अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो हैं उस पर ही सब दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? अन्नामुडी, जिसकी ऊंचाई जो है 2696 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो तो है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? या तो केटू होगी या कंचनजंगा होगी। केटू अभी पीओके में है, तो कंचनजंगा अगर भारत के अधिकार क्षेत्र में देखा जाए और दक्षिण भारत की अगर बात करी जाए तो अन्नामुडी जो है सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामुडी के बारे में आप लोग एक चीज़ याद रखिए कि ये इससे जो अन्नामुडी है इससे 3 अलग अलग क्षेत्र में क्या जाती हैं, 3 दिशाओं में 3 पहाड़ी जाती हैं। अगर मैं बात करूं दक्षिण की ओर यानी नीचे की ओर कौन सी जाती हैं? इलायची की पहाड़ियाँ। उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर कौन सी जाती हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। और उत्तर पूर्व की ओर यानी इधर की ओर कौन सी जाती हैं? ये हैं पालनी की पहाड़ियाँ। ठीक है। और यहाँ पर एक अन्नामुडी पे ही एक पर्यटक स्थल है जिसको कोडा इकनाल कहा जाता है। कोडा इकनाल ये कहाँ पर पड़ेगा? ये पालनी की घाटियाँ, यानी ये अन्नामुडी जो है इससे उत्तर पूर्व में
पड़ेगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट देख लेते हैं। एक है महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, आपको आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेंगी? ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो तटीय भाग है उसमें मिलेंगी। भारत का जो पूर्वीय समुद्र तट है, यानी ये वाला तट, ये वाला तट जो है, ये वाला तट, इसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको कुल मिलाकर 3 भागों में बांटा गया है। पहला, कन्याकुमारी से कृष्ण डेल्टा तक, यानी नीचे से अगर मैं बात करूं, मैं एक बार बना देता हूं, वेट कीजिएगा। यहाँ पर ऐसे हम बनाए तो ये भाग कन्याकुमारी से और कृष्णा डेल्टा तक ये कोरोमंडल तट कहलाता है, और कृष्णा डेल्टा से गोदावरी तक गोलकुंडा तट बोला जाता है, और गोदावरी से सबसे उत्तरी तट जो है इसको उत्तरी सरकार कहा जाता है। यानी ये हुआ उत्तरी सरकार, ये वाला जो हुआ आपका ये गोलकुंडा तट हुआ, गोलकुंडा, और नीचे वाला अगर मैं बात करूं तो सबसे नीचे कोरोमंडल तट होता है, कोरोमंडल तट होता है। क्लियर है? अब पूर्वी तट पर बंदरगाह देख लेते हैं। पारादीप, कोलकाता, पारादीप जो उड़ीसा में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, तूतीकोरिन और एन्नोर भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है किस पहाड़ी के पीछे है या किस पहाड़ी के पास है? तो याद रखिए कि डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे स्थित है। क्लियर है? और बात करें लैगून यानी झीलों की बात करें तो झील पुल्लीकट, चिल्का और कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। और देखिए लैगून किसको कहा जाता है? समुद्र क्षेत्र के तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है। यानी कोई अगर समुद्र क्षेत्र है और समुद्र क्षेत्र से तटीय भाग में क्या हो जाए? पानी घुस जाए और धीरे 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 यहाँ पर बालू जमनी स्टार्ट हो जाए, उससे जो है 2 अलग अलग भाग हो जाएंगे, समुद्र अलग हो जाएगा और जल आकृति अलग हो जाएगी। तो इस जल आकृति को ही क्या कहा जाएगा? लैगून कहा जाएगा। बात करें पश्चिमी तट की, तो पश्चिमी तट की अगर ऐसे हम बात करें, ये यहाँ से ये अगर हम बात करें तो सबसे पहले गुजरात से गोवा तक का तटीय भाग ये जो है ये कोकण तट कहा जाता है इसको। और गोवा से कर्नाटक तक का जो तट है वो केनरा तट कहा जाता है। और ये जो नीचे वाला है ये इसको मालाबार तट कहा जाता है, मालाबार तट। तो इधर भी 3 हुए और इधर भी 3 हुए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो मालाबार तट पूछ लिया जाता है, एक इधर जो कोरोमंडल तट है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। अब प्रमुख बंदरगाह देख लेते हैं हम, कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह हैं इधर पश्चिमी तट पर। तो ये गुजरात में कांडला, मुंबई, मर्मगोवा, बेंगलुरु, कोच्चि और नहावशोवा महाराष्ट्र में स्थित है। नहावशोवा महाराष्ट्र में स्थित है। तो नहावशोवा जो है इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है, और ये मुंबई पर अधिक ट्रैफिक होने के कारण इसको बसाया गया था। ठीक है, अब बात करें सबसे बड़े बंदरगाह की भारत के, तो मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और अब बात कर लेते हैं भारत के 2 द्वीप समूहों की। तो भारत के 2 द्वीप समूह हैं जो अंडमान निकोबार है और लक्षद्वीप है। अंडमान निकोबार कहाँ है? अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। आप लोग ऐसे मैप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसे करके मिलेगा। और ये लगभग 247 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर एक बना है। अंडमान में जो है वो 247 है, निकोबार टोटल अंडमान निकोबार में 247 है, जिसमें से 19 द्वीप जो हैं किस में है? निकोबार में है। तो देख लेते हैं इसके बारे में एक बार। अंडमान निकोबार जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और इसमें 247 छोटे छोटे द्वीप हैं, निकोबार में 19 द्वीप हैं। और द्वीप जो हैं कई तरह से बनते हैं। एक द्वीप ऐसे बनता है कि जो समुद्र होता है, समुद्र में अगर कोई पर्वत चोटी होती है और उस पर कोई आदमी इंसान जो है बसना स्टार्ट कर दे, तो उस एक तो उस तरह से बनता है। एक दूसरा तरीका है सीप से बनता है। क्लियर है? तो ये द्वीप जो है पर्वत शिखर हैं। और सबसे उत्तरी द्वीप अगर मैं बात करें तो लैंडफॉल द्वीप जो है अंडमान निकोबार का सबसे ऊपरी द्वीप है, यानी इधर दिशा में सबसे कौन सा द्वीप है?
लैंडफॉल द्वीप जो है भारत अंडमान निकोबार का सबसे ऊपरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो म्यांमार है, म्यांमार को अंडमान निकोबार से कौन सा जलमार्ग अलग करता है? तो कोको जलमार्ग अलग करता है। और बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, तो आप लोग जानते होंगे कि पोर्ट ब्लेयर, जो कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में निकोबार है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी में नदी ने जलोढ़ मिट्टी निक्षेपण द्वारा क्या किया गया है? कई द्वीप बने हैं। बंगाल की खाड़ी में जो नदियां आकर गिरती हैं, उनकी मिट्टी आने के कारण वहाँ पर कई द्वीप बने हुए हैं। और आप लोग जानते होंगे कि गंगा सागर नाम से एक द्वीप निर्माण हाल ही में हुआ है। सुंदरवन के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। सुंदरवन का डेल्टा किसके द्वारा बनाया जाता है? जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। एक आप लोगों को याद रखना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मंजुली आप लोगों को याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली द्वीप है, और जिसे ब्रह्मपुत्र गंगा ने मिलकर बनाया गया है। एक बात और याद रखनी है आप लोगों को कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है उसका नाम है सैंडल पील। सैंडल पील या सैंडल पीक भी इसको कहा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश का अगर अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें तो वो पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिणी अंडमान में है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो साथियों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें चैनल को, और देखते रहें। ऐसे ही रिवीजन की वीडियो है ये, तो इसमें बहुत स्पीड से रिवीजन होता है। अगर वीडियो आपको तेज़ लग रही हो तो वीडियो को स्लो करके देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।